Hello guys, this is Amitesh Dubey and I am welcoming you all in my channel Only Civil Services. So guys, अगर आप ने पुराने वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, मतलब लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 8 तक, तो मेक श्योर उन लेक्चर्स को देखें। और अगर आप सिर्फ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये जो टॉपिक चल रहा है इसको बस अगर आप कवर करना चाहते हैं तो लेक्चर 6 से लेके 9 तक ज़रूर देखें, है ना। हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर या 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं सेम टॉपिक पे ना, ये पार्ट 4 है। तो आज का जो टॉपिक है, आज सिर्फ एक ही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे या एक ही एक्ट डिस्कस करेंगे, वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 का, है ना। इसको पॉपुलरली मोरली मिंटो रिफॉर्म या मोरले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मैं इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म बोलूँगा इंटायर लेक्चर में। अब आपका एक चीज़ आपसे मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल में नए हैं या आप पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो मेक श्योर कि आप जाके लाइक करें इसे और सब्सक्राइब हमारा चैनल ज़रूर कर लें आपको, ताकि नोटिफिकेशन न्यू वीडियोस की जल्दी से मिल जाए, ना। तो अगर आपको नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप और भी आगे के वीडियो लेक्चर फ्यूचर में जो हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उसको भी आप देख सकेंगे, है ना। अब आप चलिए सीधे अब लेक्चर पे आते हैं। लेक्चर ये है कि मोरले मिंटो रिफॉर्म में 2 लोगों का नाम आ रहा है, एक मोरले का आ रहा है, एक मिंटो का आ रहा है। तो ये दोनों महानुभाव कौन थे, ये जानने की बात होती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 8 में बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंडियन काउंसिल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक पोजीशन बनाई गई थी, कहाँ वो रहेगा ब्रिटेन में। और एक वो किस लेवल का अधिकारी होगा, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का एक व्यक्ति होगा जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी होगा, जिसको 15 लोग असिस्ट करेंगे और जिसे इंडिया का जो वाइस रॉय है ना, वो रिपोर्ट करेगा इंडिया की जो भी सिचुएशन है, इंडिया में क्या काम चल रहा है, उसको वाइस रॉय जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, है ना। तो यहाँ 2 लोगों का नाम आ रहा है या 2 लोगों की पोजीशन आ रही है। एक आ रही है आपकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और दूसरी आ रही है किसकी, वाइस रॉय, है ना। रुकिए पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि रेड है तो ये पेन का कलर ब्लू कर लेते हैं ना। ये ब्लू कलर का पेन हमने कर लिया, ठीक है। हाँ, तो अब देखेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स जो है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और दूसरा है वाइस रॉय। तो ये 2 लोगों की पोस्ट आप देख सकते हो ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड वाइस रॉय। तो ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है तो वो जो थे वो उस समय पर कौन थे, मोरले जी थे। और मिंटो जो थे ये क्या थे, ये वाइस रॉय थे। तो ये उनके टाइम पे आया है, इसलिए इस एक्ट का नाम है मोरले मिंटो रिफॉर्म, है ना, या मोरले मिंटो एक्ट के नाम से पॉपुलरली इस एक्ट को जाना जा सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो इस एक्ट का जो पहला पॉइंट है वो है कि आपको मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल काउंसिल थी, है ना, गवर्नर जनरल काउंसिल, वो पहले 2 काम किया करती थी। एग्जीक्यूशन मतलब रूल बनाने का भी यही काम करते थे, लेजिस्लेट भी यही करते थे और एग्जीक्यूट भी यही करते थे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही काम जो है ना, दोनों ही काम जो है ये गवर्नर जनरल की काउंसिल करती थी। बट हुआ क्या कि एक जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने बताया था कि उसके तहत क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है वो अलग कर दिया गया, उसके लिए अब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी, है ना। और जो एग्जीक्यूशन वाला काम था वो अभी भी गवर्नर जनरल काउंसिल ही करेगी, है ना, गवर्नर जनरल काउंसिल करेगी। तो अब मैं फिर से बता दूं आपको कि अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेक श्योर कि पिछला लेक्चर देखें और उसे रिवाइज करें, फिर इस लेक्चर को देखना है। नहीं समझ में आएगा आपको, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या हो रहा है ना, ये क्या है, क्या बात कर रहा हूँ मैं। तो इस एक्ट के थ्रू मैं बता दूँ आपको कि इस एक्ट के थ्रू लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है वो दोनों लेवल पे, है ना, ये सेंटर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों लेवल पे क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। और जो सेंट्रल लेवल पे बढ़ाया गया वो 16 से 60 मेंबर्स को बढ़ा दिया गया। मतलब पहले 16 मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, आप 60 मेंबर कर दिए गए। और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर था वो अनइवन था, है ना, मतलब उसका फिक्स नंबर नहीं था, इसलिए इसको साइज़ को मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ आपको, है ना। अगला एक्ट के थ्रू चलें, अगला अगर पॉइंट देखें तो अगला जो है सेकेंड वाला पॉइंट है वो बोल रहा है कि रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी।
आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो कितने थे, सिर्फ 3 लोग थे, और बाकी क्या थे, सब ऑफिशियल मेंबर्स थे। और ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कौन थे, ये इंडियंस थे, जिसमें राजा ऑफ पटियाला था, महाराजा और बनारस थे, है ना। तो ये लोग 3 लोग मिलके एक और थे, तो वो 3 लोगों को क्या किया गया था, नॉन ऑफिशियल मेंबर किया गया था। सिर्फ 3 लोग थे, तो इसका मतलब मेजोरिटी तो किसके पास है, ऑफिशियल मेंबर्स के पास है। वही चीज़ कहा जा रहा है कि रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी ही है, बस क्या है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया। ऑलराइट, लेकिन ये आप याद रखिएगा, प्रोविंस मतलब होता है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। देखिए 2 चीज़ होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और एक होती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट को ही प्रोविंस कहा जाता है ना, ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आगे के भी लेक्चर है उसमें प्रोविंस का नाम आएगा। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट जो रहते हैं वहाँ के, उनके बारे में। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है वहाँ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी कर दी गई, बट जो है सेंटर गवर्नमेंट है या सेंट्रल लेवल पे है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वहाँ पे अभी भी जो मेजोरिटी है वो किसकी है, अभी भी वो मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की है, और यहाँ पे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी हो गई है ना। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड है कि मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो सब एक जैसे बजट का डिस्कशन का जो है प्रोविज़न आ गया है ना, कि बजट डिस्कशन होगा, बजट का डिस्कशन होगा, लेकिन डिस्कशन के बाद मैंने आपको बोला था कि बजट पे आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, है ना। अब आपने फॉर एग्जांपल कोई भी बजट आया, उसमें 100 रुपये आपने किसको दे दिए, फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये दे दिए केमिकल इंडस्ट्री को कि केमिकल बनाया जाए, है ना। केमिकल इंडस्ट्री को आप क्या करते हो, केमिकल के लिए आपने 100 रुपये ग्रांट कर दिए, दे दिए। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 100 रुपये क्यों दे दिया आपने, है ना, आपको कम देना चाहिए था, आपको एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा देना चाहिए था, या हेल्थ के लिए ज़्यादा देना चाहिए, या एजुकेशन के लिए ज़्यादा देना चाहिए, तो जो भी चीज़ है ना। तो ये था मेरा क्वेश्चन, बजट के ऊपर क्वेश्चन था। बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे ये जो इस एक्ट के थ्रू सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो एराइज है, तो सप्लीमेंट्री क्या क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन एराइज कर सकते हो आप बजट में आपने क्वेश्चन एराइज किया। अब जब आपने क्वेश्चन एराइज किया, जो वहाँ का मंत्री है, जो भी पर्टिकुलर पोर्टफोलियो या डिपार्टमेंट का मंत्री है, वो अगर आपको आंसर देता है कि इस वजह से 100 रुपये है केमिकल इंडस्ट्री को अलाउ किए गए, तो आप फिर से एक क्वेश्चन उसके ऊपर, उसके आंसर पर भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, ऑलराइट। तो ये एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का भी राइट दे दिया गया। और रेजोल्यूशन भी आप निकाल सकते हो। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, किसके अगेंस्ट निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट निकालो, क्योंकि काम कौन कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव ही कर रहे हैं। अभी भी अगर आप देखोगे, अगर इंडिया के प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखोगे, तो 2 चीज़ें हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। तो लेजिस्लेचर तो पूरी पार्लियामेंट हो गई, पर एग्जीक्यूटिव्स कौन है, एग्जीक्यूटिव्स हैं जो पीएम है, सीएम है, पीएम है, कैबिनेट मिनिस्टर है, सीएम है स्टेट्स के, है ना। तो ये सब जो है एग्जीक्यूटिव्स है। तो क्वेश्चन किससे पूछती है पार्लियामेंट, ऑब्वियस सी बात है एग्जीक्यूटिव से पूछती है। तो एग्जीक्यूटिव से ही उस समय पर भी पूछा जाता था। तो रेजोल्यूशन किस बात का निकालेंगे, रेजोल्यूशन मतलब होता है किसी भी चीज़ पे असहमति निकालना, है ना, कि हम आपकी जो भी आपने निर्णय लिया है उससे असहमत है, तो उसके लिए हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन निकालेंगे और आपकी सरकार को गिरा देंगे। किस बेसिस पे, अगर मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि सरकार के लिए मोशन कैसे निकाले जाते हैं, कैसे गिराई जाती है सरकार, है ना। तो आप मेजोरिटी अगर प्रूफ नहीं कर पाएगी सरकार, तो ऑटोमेटिक सरकार गिर जाएगी, है ना। 4th पॉइंट पे चलते हैं। 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट है कि फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे, है ना, जो है फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस को अलाउ कर दिया गया, है ना। फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि अगर लॉयर है तो लॉयर से एक व्यक्ति को भेज दिया गया, अगर कोई फार्मर है तो फार्मर के बेसिस पे एक को भेज दिया गया, है ना। कोई मिट्टी का मतलब बनाता है, कोई कुछ करता है, तो मतलब एक रिप्रेजेंटेशन उस कम्युनिटी का है। तो जो पहला बंदा था ना, फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, है ना, तो वो कौन था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, फर्स्ट बंदे थे, ये लॉयर थे, है ना। तो लॉयर लोगों के उससे गए थे ना। अब अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुद्दा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट का जो प्रोविज़न है इस एक्ट का, वो है सेपरेट इलेक्टोरेट। ये क्या होता है, इसको कम्युनल इलेक्टोरेट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ कि मान के चलो
देखिए दो चीज़ हैं, मैं आपको दो चीज़ें समझा दूं। एक कम्युनल इलेक्टोरेट होता है ना, एक सेपरेट इलेक्टोरेट होता है और एक रिजर्वेशन होता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्वेशन, इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस अभी बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए, है ना। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन में क्या रहता है। फॉर एग्जांपल आपके कोई भी आप जिला ले लो, है ना, महाराष्ट्र का कोई जिला ले लो, फॉर एग्जांपल नागपुर। तो नागपुर में कहा गया कि ये सीट रिजर्व है सिर्फ एसटी के लिए, है ना, मतलब इसमें सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही खड़ा होगा। लेकिन उसमें वोट कौन करेंगे? वोट तो सारी कम्युनिटी करेंगी ना, उसमें ब्राह्मण भी करेंगे, क्षत्रिय भी करेंगे, शूद्र भी करेंगे, वैश्य भी करेंगे, पूरी कम्युनिटीज़ करेंगी, मुस्लिम करेंगे, हिंदू, मतलब सभी करेंगे, सिख करेंगे, है ना। तो सारी कम्युनिटीज़ करेंगी इसको वोट, किसको? एससी को। बट अगर सेपरेट इलेक्टोरेट हो जाता है तो सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या रहता है कि कौन वोट करेगा? सिर्फ उसी कम्युनिटी की व्यक्ति करेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए किसी भी, फॉर एग्जांपल नागपुर को ही ले लेते हैं, या कि किसी भी एक स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, विधानसभा को ले लीजिए, या कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ले लीजिए, उसमें अगर सेपरेट इलेक्टोरेट है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो वहाँ अगर कोई बंदा है, मान लीजिए उसके लिए, मुस्लिम के लिए एक सेपरेट क्या है, इलेक्टोरेट है, तो उसमें अगर मुस्लिम बंदा खड़ा होगा तो वोट सिर्फ मुस्लिम ही करेंगे, हिंदू नहीं कर सकता, सिख नहीं कर सकता। ये है सेपरेट इलेक्टोरेट वर्सेस रिजर्वेशन में डिफरेंस। तो क्या हुआ कि पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट जो है आया इंडिया में इस एक्ट के थ्रू, जिसमें मुस्लिम्स को क्या मिला कि कम्युनल इलेक्टोरेट कॉन्सेप्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड लॉर्ड मिंटो जो थे, आपको मैं बताया था कि लॉर्ड जो है मोरली एंड मिंटो, तो मिंटो कौन थे? वाइस रॉय थे। तो लॉर्ड मिंटो को क्या है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, एक नोटबुक ले लो आप, एक पेन ले लो और इसको नोट डाउन करते जाओ। ये पॉइंट्स हैं, एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछते हैं ना। तो ये आज का जो है ये लास्ट पॉइंट था, है ना। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन और आपकी लाइक्स के बेसिस पे ही हम जज कर पा रहे हैं कि हमारा वीडियो कैसा बन रहा है ना। मेरी टीचिंग स्किल कैसी है उसके बारे में आप कमेंट करके बताओ। अगर क्या इम्प्रूवमेंट आप करवा सकते हो या क्या चाहते हो तो वीडियो लेक्चर्स में, तो हम वो भी करेंगे।